वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर 38-40 दिन से ये जो विश्व फलक पर दो तीन देश आपस में भिड़े हुए हैं, ये परिणाम की तरफ जाता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, यद्यपि जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान की जो हठधर्मिता है, अमेरिका का जो चाह है, इज़राइल की जो इच्छा है, इन तीनों के त्रिकोण में यह युद्ध फंस के रह गया है। थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि इस लड़ाई की जड़ कहाँ है। इस लड़ाई की जड़ है इज़राइल की स्थापना में। जब दुनिया के सारे देशों को स्वतंत्र किया जा रहा था, दुनिया के आधे से ज़्यादा देश ब्रिटेन के कब्जे में थे। ब्रिटेन का आधिपत्य था, भारत भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, दुनिया के सारे देश, रूस शामिल है, अमेरिका पर भी ब्रिटेन का ही शासन था। बात वहाँ से उठ रही है। 1948 के आसपास एक रेजोल्यूशन पास हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसके तहत ये जो पूरा फिलिस्तीन क्षेत्र है, पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन क्षेत्र को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक में लगभग 55% भूमि रखी, दूसरे में 45% भूमि रखी, और जो 55% भूमि रखी थी वो यहूदियों को दी गई संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के तहत। और सब ब्रिटेन ने उस पर हस्ताक्षर किए और यहूदियों के प्रमुख ने उस पर हस्ताक्षर किए। और कहा जाता है कि हस्ताक्षर तो उस समय जो अरब मुल्कों के कोई प्रतिनिधि थे उन्होंने भी किए, लेकिन आज तक भी अरब मुल्कों के लोग वहाँ के जो प्रतिनिधि है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो 45% भूमि इसमें अरबों को दी गई, अरबों ने मुस्लिमों को दी गई थी। इसमें आपके सीरिया है, जॉर्डन है, गाजा पट्टी है, लेबनान है, ईरान का तो थोड़ा सा उधर का आ गया। तो ये सब देशों को मिला करके और 45% भूमि और बाकी की 55% भूमि इनको, इसमें से कहा जा रहा है कि 27,000 वर्ग किलोमीटर की ये भूमि थी। 27,000 वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि बाकी सब छोटे छोटे से हैं, तो उसमें से 55% जो भूमि जो इसको मिली थी, और इसमें एक जगह यरूशलेम था, है बल्कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिपत्य में रखा गया। उस पर यहूदियों का भी है, उनके पूजा स्थल भी है, मुस्लिमों का भी है और ईसाइयों का भी है, तीनों के है उसमें। वो जो एक क्षेत्र ऐसा है यरूशलेम जो तीनों के लिए पवित्र है, और वो तीनों के उसमें रखा गया, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन दे दिया गया और बाकी की भूमि का बंटवारा इस तरह कर दिया गया। ये तो बात वहाँ से बात शुरू हुई। इसको यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने अर्थात मुस्लिम तबकों ने इसको स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम तबकों को स्वीकार नहीं किया। इस दौरान 1979 के लगभग 1979 में ईरान में एक क्रांति हुई, जिसके तहत वहाँ पर मुस्लिमों का शासन हो गया। उससे पहले वहाँ पर भी मिश्रित था, अर्थात ईसाई यहूदियों का वहाँ पर आधिपत्य रहा एक समय पे। तो वो एक लंबी हिस्ट्री को हम अभी नहीं खोलना चाह रहे। तो वहाँ से 1979-80 में जब इसमें शिया मुस्लिमों का आधिपत्य हुआ और थोड़े से सुन्नी मुसलमान थे, बाकी उसमें एक नाम मात्र के ईसाई भी थे और बाकी यहूदी थे 10-12%। वो होते होते अभी कहते हैं कि 1% आधा परसेंट रह गया। जैसे अपन पाकिस्तान में कहते हैं ना कि एक समय 12-14% हिंदू थे, लेकिन अभी वहाँ 1.5% रह गया। तो इस तरीके से वहाँ पे यहूदियों का ईरान में ये गति हुई। तो इधर ईरान का ये है कि ईरान उसको बर्दाश्त नहीं, ईरान इन सब के, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे इन सब को ताकत दे करके और वो फ्रंट पर उनको आगे करके और इज़राइल को परेशान करना। गाज़ा पट्टी के भी जितने मुस्लिम थे, इसलिए अभी गाज़ा पट्टी से तो हुआ था, अभी वहीं पर एक वेस्ट बैंक करके एक जगह थोड़ी सी और बनाई हुई है। तो कुल मिला करके ये घंदावाड़ा है सब पूरा आसपास का। लड़ाई का कारण ये कि अरब मुल्क के जितने ये 4-5 देश है जिनको 45% भूमि दी गई, उन्होंने जब इजराइल को तंग करना शुरू किया तो इजराइल ने फिर इनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर लिया। और अभी की हालत में लगभग 80% भूमि
गाज़ा पट्टी का भी काफ़ी हद तक ले चुका वो, वेस्ट बैंक का ले चुका वो, इधर लेबनान के अंदर भी घुस गया वो काफ़ी हद तक, है ना। इधर सीरिया, जॉर्डन, सब तरफ उसने अपने पाँव पसार दिए। और अभी 20% भी अरब मुल्क रह गए हैं और 80% हो गया, इजराइल ने कब्जा कर लिया अपनी ताकत के दम पर, लड़ाई के दम पर। अब वो कह रहा कि इनको जितना है उतना भी नहीं देंगे हम, क्योंकि तुम लड़ते मरते हो हमारे साथ। तो कुल मिलाकर के मामला हो गया पूरा। ये तो हो गया इतिहास। अभी का मामला क्या? अभी का मामला ये है कि इजराइल को ये संदेह है कि ये परमाणु बम बना रहा है, और परमाणु बम ईरान अगर बनाएगा तो ये सबसे पहले हमको नुकसान करेगा, हमारे ऊपर ही गिराएगा। शक्ति संतुलन, अभी इजराइल के पास परमाणु बम है, 80 बम कहे जा रहे हैं उसके पास। वो चाहे तो एक दिन में ईरान को ख़त्म कर दे, लेकिन अभी उसका प्रयोग ना वो कर रहा है, ना विश्व समुदाय इसको ठीक मान रहा है। उसको करना चाहिए, लेकिन ईरान मजबूर कर रहा है। अब देखिए बात अमेरिका की। अमेरिका और इजराइल आपस में मित्र हैं। यूँ कहना चाहिए कि हनुमान और राम के संबंध है ना। वो हनुमान की तरह इजराइल, और राम जी की तरह उधर वो अमेरिका वहाँ से काफ़ी दूर है। तो वो सब इसको शक्ति उपलब्ध करवाता। और इजराइल कितना सा है? हमारे मध्य प्रदेश का 1/4 इतना सा है। इजराइल की आबादी कितनी? इजराइल की आबादी मुश्किल से 1.5 करोड़, इतनी सी। हम इसकी ईरान की आबादी 2.5-3 करोड़ के लगभग। लेबनान की आबादी 55 लाख। इतने छोटे छोटे देश है। गाज़ा पट्टी कहीं 10 लाख 5 लाख, ऐसे छोटे छोटे देश है सब। तो लेकिन इन सब के भीतर कट्टरता कूट के भरी हुई है। ये हो गए आपके इस्लामिक जो इजराइल को खिलाफ निरंतर काम करते हैं। अब ईरान क्या खेल है? ईरान स्वयं तो सब साधन संपन्न है, तेल है, सब कुछ है उसके पास में, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ सामने खुद ना आते हुए गाज़ा पट्टी के जितने भी आतंकवादी संगठन अर्थात हमास को वो हथियार देता। लेबनान में हिजबुल्ला करके एक आतंकवादी गिरोह है लेबनान में, उसको सब अपना हथियार और सारी सब चीज़ें उपलब्ध कराता इजराइल के खिलाफ। हमास को सब उपलब्ध कराता गाज़ा पट्टी के इसके इजराइल के खिलाफ। और फिर इसीलिए अभी इजराइल डायरेक्ट कर रहा, तुम पीछे से खेल कर रहे हो ना, हम तुमको सीधा निपटाते हैं। इसलिए वो ईरान पर सीधा इजराइल ने आक्रमण करना और युद्ध करना शुरू कर लिया। बोले ये छत में युद्ध नहीं चलेगा, अब आमने सामने आ जाओ। तो हिजबुल्ला को, इसीलिए हिजबुल्ला के ऊपर भी गिरा। हिजबुल्ला क्या है? लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है, बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर उसकी यही पहचान है। अब लेबनान का थोड़ा देखिए। लेबनान की कुल आबादी 55 लाख, क्षमा करें 55 लाख, मतलब 50 लाख, आधा करोड़ भी ही है। 50-55 लाख में से उसमें से 30% ईसाई है, 30% शिया मुस्लिम है और 30% सुन्नी मुस्लिम है। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति का जो पद है वो ईसाई के लिए आरक्षित है, और जो प्रधानमंत्री का पद है वो सुन्नी मुसलमान के लिए आरक्षित है। इसलिए वहाँ एक संतुलित तरीके से चलता। और ये ईरान जो है हिजबुल्ला को देता है। हिजबुल्ला चूँकि शियाओं का एक संगठन है, वहाँ पर चूँकि न तो राष्ट्रपति शियाओं का है लेबनान में, और न ही प्रधानमंत्री शियाओं का है, इसलिए हिजबुल्ला करके एक गिरोह बना दिया जो शक्ति संतुलन का काम करता है, वो शियाओं का है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये जो है ईरान शक्ति देता है हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन को जो लेबनान का है, और हिजबुल्ला अपने मिसाइलें और वो सब दागता रहता है इजराइल के ऊपर। उधर जो गाज़ा पट्टी का क्षेत्र जो इजराइल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बल्कि बंटवारा हुआ था, वो जो भूमि उनको दी, वो गाज़ा पट्टी कितने किलोमीटर, मुश्किल से 40 किलोमीटर की एक पट्टी है। वो एक लंबी की लंबी लाइन है। उधर वेस्ट लैंड आ गया, वेस्ट बैंक आ गया। तो वेस्ट बैंक में नागरिक लोग रहते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी बात को आपको समझा सकूँ। तो ये जो अभी ये पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई में अब ईरान कह रहा है कि हम परमाणु बम बना के रहेंगे। इजराइल कह रहा है कि तू परमाणु बम बनाएगा उससे पहले तेरे को ख़त्म कर देंगे तेरे को। अमेरिका इन दोनों के बीच में कह रहा है कि भैया तुम परमाणु बम बनाने की जो यूरेनियम तेरे पास में है, जिसमें तो 10 बम बना सकता है, वो यूरेनियम हमको दे दे। अभी ईरान ने परमाणु बम बनाया नहीं है, लेकिन यूरेनियम जो सामग्री जिससे परमाणु बम बनता है उसको अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये पुल गिराना, वो गिराना, ये तो सब ऊपर के काम है। असल अमेरिका चाह रहा है इजराइल की इच्छा के अनुकूल कि ये यूरेनियम जो इसने पैदा कर लिया है
परिष्कृत यूरेनियम तैयार कर लिया है, इसको कब्जे में कर लिया जाए ताकि ये परमाणु बम न बना सके। तो परमाणु बम न बना पाए इसके लिए अमेरिका का एक स्वार्थ है और है। आप पूछेंगे क्या? अमेरिका का स्वार्थ ये है, एकमात्र अरब कंट्रीज में ईरान ही ऐसा है जो अमेरिका के खिलाफ है। रूस का उसको सपोर्ट है, चीन का उसको सपोर्ट है, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ है। इधर बाकी के जितने देश है, अर्थात जापान भी आ गया, आपका सऊदी अरब आ गया, ये जो बाकी छोटे देश है, यमन है, ये जो देश है सब, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। ये देश छोटे सब देश, सऊदी अरब भी उसमें शामिल है, सुन्नियों के देश है, शियाओं के देश भी है। तो छोटे देश, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ भाई इतने आबाद, 50 लाख 5 लाख 15 लाख ऐसी आबादी के देश, इनकी अपनी सेना नहीं है, केवल पुलिस है अपने देश में आंतरिक व्यवस्था करने के लिए। रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। इसलिए अमेरिका ने इन सब देशों में अपने मिलिट्री बेस बनाए हुआ, अर्थात मिलिट्री के उसने कैंप बनाए हुए हैं। इनके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो अमेरिका रक्षा के लिए वहाँ पर पहले से जो मिलिट्री रखी हुई है, जिसके एवज में अमेरिका इनसे पैसे भी लेता है इन देशों से, तो वो इनके बचाव में आता है। अब ईरान कह रहा है कि बेस जो तुमने 4, 5, 6 देशों में बना के रखे हुए, इराक भी है, सऊदी अरब भी है, ये जो इन देशों में, वहाँ से ये बेस हटाओ, धन हमारा जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, ठीक है, और हमारे पर तुम कभी भी अब आक्रमण नहीं करोगे, इसकी गारंटी दो। 3 बड़ी मांगे अमेरिका कह रहा है कि ये तो न तो हम स्थायी गारंटी तुमको देंगे, न स्थायी युद्ध विराम करेंगे, बल्कि तुम यूरेनियम जो तुमने परिष्कृत करके रख लिया वो हमको दोगे। सबसे बड़ी मांग, ताकि इजराइल के ऊपर भविष्य में भी संकट ना आ पाए, वरना इजराइल और ये परमाणु युद्ध होके रहेगा फिर, क्योंकि दोनों के पास परमाणु संपन्न हो जाएंगे। तो अभी मामला ईरान, और दूसरी बात है, ईरान के पास अगर परमाणु बम बन गया तो सऊदी अरब है, इराक है, जितने भी आजू बाजू के देश हैं, यूएई वगैरह, ये सब असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर इनके ऊपर भी बम गिराएगा ईरान। तो परमाणु बम न बना पाए इसके लिए इजराइल भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। इस मामले में दोनों के हित है, अन्यथा जो सुरक्षा व्यवस्था इन देशों की अमेरिका ने ले रखी वो खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा अगर परमाणु बम ईरान ने बना लिया। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन उसकी संरक्षा और उसकी पूरी की चिंता एक तरीके से वो वहाँ के परमाणु बम सभी अमेरिका के कंट्रोल में है। मुस्लिम मुल्क ऐसा और कोई नहीं पाकिस्तान के अलावा जिसके पास में परमाणु बम हो। 9 देश जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसमें भारत है, नॉर्थ कोरिया है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे देश, 9 देश है। तो अभी ईरान नहीं है, लेकिन ईरान उस नज़दीक है, ये आक्रमण देखो। और दूसरी बात देखिए आप, अभी इतना 40 दिन से युद्ध हो रहा और तब भी ईरान अभी भी मुंह मरोड़ रहा है ना, अभी हम नहीं हारे हैं, अभी और लड़ेंगे हम, मान के देखिए इतनी, जबकि उसका 2 बार का उसका जो राजनीतिक नेटवर्क है ध्वस्त हो गया, सब खत्म हुआ। अली मोहम्मद खमेनी सब गायब हो गए, है ना, अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बावजूद लड़ रहा। मतलब उसने कितनी ताकत इकट्ठी कर ली थी, कभी सोच के देखिए। और दूसरा, आतंकवादियों को सपोर्ट करना, ये बात है, शिया देश है, लेकिन शिया देश है तो आतंकवादी। हिजबुल्लाह को क्यों सपोर्ट कर रहा, हमास को क्यों सपोर्ट कर रहा, क्यों उनको हथियार देता है? तो जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना कि जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है वो भी आतंकवादी है। ये बात अलग है कि ईरान से हमारे मित्रवत संबंध है, हमारे LPG के ये वो सब गैस चूल्हे वगैरह सब वहाँ से बराबर सिलेंडर विलेंडर आ रहे हैं, वो है। लेकिन सत्य तो भारतीय लोग कहेंगे ना, सत्य तो कहेंगे ना। आप आतंकवाद का सपोर्ट तो करते हो ना। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अरब मुल्क को और इजराइल को भूमि का बंटवारा कर दिया, तो आप उसके बाद में अशांति क्यों पिछले लगभग 80 साल से पैदा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? दुनिया में अशांति पैदा कर रहे हो, दुनिया के मुसलमानों को आप भड़का रहे हो अपने पक्ष में, ये भी आपका दोष है। भारत के मुसलमान भी फिलिस्तीन का झंडा लेके चलते बने। फिलिस्तीन तो कोई देश है ही नहीं, फिलिस्तीन नाम का कोई देश दुनिया में है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया 1947 से ही। उसके बंटवारे हो गए, जो मैंने आपको अभी पूरी बात बताई। 55% भूमि इनको मिल गई, 45% उनको हो गई। उन 45% में चूंकि ये नहीं माने, तो उसके बाद में 10, 20, 25% और झटक ली इजराइल ने, 80% का कब्जा उससे कर लिया। अब तुम करते रहो, झंडा ले लेके घूमते रहो, झंडे में ही रहना फिर बिछा करके।
तो कुल मिलाकर के विश्व सिनेरियो में अभी जिस तरीके से ईरान ये ठान रहा है कि हम युद्ध को नहीं रोकेंगे, हम ये शर्तें नहीं मानेंगे और हरमुज से हम जहाज़ों को नहीं जाने देंगे, और वो नीचे जो बारूद और सब बिछा के रखे हैं, अभी उसको ब्रिटेन इसके खिलाफ है, विश्व समुदाय पूरा खिलाफ है। हरमुज को जो रोक के रखा, उस नहर को, उस खाड़ी को, जो पानी को में से जहाज़ों को रोक के रखा, दुनिया परेशान हो रही है। बाकी के देशों का क्या लेन देन? ये भी आतंकवादी घटना ही है, ये भी ब्लैकमेलिंग ही है जो ईरान कर रहा है। तुम्हारी लड़ाई है इजराइल से लड़ो ना, तुम्हारी लड़ाई अमेरिका से लड़ो ना। तुम बाकी के जहाज़ों को उधर से जो सामुद्रिक मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, उसमें अड़ंगे पैदा क्यों कर रहे हो? तो ये भी आतंकवाद है। उसके नसों में, ईरान के नसों में आतंकवाद घुसा पड़ा है। शायद किसी आसमानी किताब से संचालित है। वे भी चाहते हैं कि दुनिया पूरी नष्ट करके और फिर वो हमारा ही राज होगा, लेकिन वो ये भूल रहे हैं, इस जिद में पाषाण युग में चले जाएंगे। यही जिद एक समय जापान ने की थी, जब 1890 से लेकर के तो 1945 तक, जब तक उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम नहीं गिरा, वो भी अपनी ऐसी हटें ठाने हुआ था अमेरिका के सामने। वो अलग तरीके की हट थी, वो साम्राज्यवाद की थी, विस्तारवाद की थी, विभिन्न देशों पर कब्जा करने की थी। ये जापान जो अभी बिल्कुल शांति का, बिल्कुल चुपचाप कबूतर जैसा बैठा रहता ना, शांति के कबूतर जैसा, ऐसा पहले नहीं था। इसने भी बहुत ऊधम मचाया। इसने कितने देशों पर कब्जा कर लिया था। जापान का पर कब्जा, तेहरान पर कब्जा, अंडमान निकोबार इधर तक आ गया था, उधर चीन के एक हिस्से पर कब्जा, जो हर देश पर कब्जा करने का इसका वो रहा। और होते होते ये एक पाल करके एक को छोटा सा देश हुआ करता है, अभी भी है वो, उस पर कब्जा करना चाहा, जो अमेरिका की संरक्षा में था। जैसे अभी सऊदी अरब का इराक वगैरह की, जापान वगैरह की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास में है। वो पर्ल हार्बर करके एक देश था, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका के पास थी 1940-45 के मध्य। तो जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया जापान ने, तो फिर अमेरिका ने कहा, देख तू सब जगह पंगेबाजी कर रहा है, अब तू पर्ल हार्बर पर मत जा, ये हमारी रक्षा में, अगर नहीं मानेगा तो तेरे को ठोक देंगे। 2 साल तक समझाया था, 2 साल तक अमेरिका उसको समझाता रहा, लेकिन जब वो नहीं माना तब वो अमेरिका चाहता तो उसको टोक्यो पर भी वो गिरा सकता था परमाणु बम, लेकिन बहुत सारी जनहानि नहीं हो। मैं कोई अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हमारा तो तीसरा देश है, हमको अमेरिका से क्या लेन देन, तो ईरान से क्या लेन देन भाई। लेकिन विश्व इतिहास और जो इतिहास की भूलें हैं उनको आपको सामने आना चाहिए। तब अमेरिका परेशान होकर के और उसने ठोक दिया उसके पास परमाणु बम, तो ये रो रहे हैं। और यही स्थिति, अगर ये अभी ईरान नहीं माना, परमाणु बम बनाने की जिद की, ये निपट जाएगा। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, आग्रह करता हूं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भारत माता की जय।